नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जिसकी पहचान अब सिर्फ देवभूमि के रूप में ही नहीं बल्कि उभरती हुई खेल भूमि के रूप में हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी ने युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अनूठी पहल ने राज्य में एक नई खेल क्रांति ला दी है। कल्पना कीजिए कि ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य स्तर तक 2.5 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं सरकार का लक्ष्य बहुत साफ है, संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे का रास्ता ना रोके। इस अभियान की सबसे खास बात इसकी पारदर्शिता है। वहीं विजेताओं को दी जाने वाली 11 करोड़ रुपए की कुल पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हाल ही में देहरादून जिले में फाइनल जीतकर 5 लाख रुपए की ट्रॉफी अपने नाम की है, जो कि हर जिले के लिए एक मिसाल है। इधर खेल मंत्री रेखा आर्या के मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता न्याय पंचायत से शुरू होकर मुख्यमंत्री ट्रॉफी तक पहुंचती है। नई खेल नीति और आगामी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ उत्तराखंड अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अग्रणी बनने की राह पर है। अब उत्तराखंड का युवा सिर्फ खेलेगा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जीत का परचम भी लहराएगा। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें और 11 करोड़ रुपए की धनराशि आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज जाएगा। और ये जो हमारी प्रतियोगिताएं है, ये जन जन को जोड़ने का काम किया है, आज समाज में एक खेल की जागृति फैलाने का काम किया है और आने वाले समय में 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, तीनों ही वर्षों में जो है बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल का हो, चाहे नेशनल का हो। तो मैं समझती हूँ ये अवसर बच्चों को जो है और परिष्कृत करने का काम करेंगे और हमारे बच्चे इन सुनहरे अवसरों का लाभ लेते हुए अपने भविष्य में खेल को करियर बनाने के लिए संकल्पित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार विकासनगर पहुंचे। अवसर था खाटू श्याम सेवा मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शिरकत की। इधर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज स्थित हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सीएम धामी सीधे खाटू श्याम मंदिर परिसर पहुंचे, जहां मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरा माहौल जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। इस खास कार्यक्रम में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हमारे संवाददाता अनिल दुबे की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह आस्था के इस समागम में उमड़ा जन सैलाब और क्या रहा मुख्यमंत्री का संदेश। खाटू श्याम रेस की, हारे के सहारे की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन संघर्ष मोर्चा ने प्राइवेट अस्पतालों में हो रही कथित लूट खसौट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, मोर्चे के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रघुनाथ सिंह नेगी का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री की
अनुभवहीनता और अधिकारियों पर नियंत्रण न होने के कारण नमी प्राइवेट अस्पताल मरीजों के साथ मनमानी कर रहे हैं, इलाज में लापरवाही और यहां तक कि मृत मरीजों के नाम पर बिल वसूले जैसी कई घटनाएं आम हो गई हैं। वहीं नेगी ने मांग की कि सरकार को तुरंत एक विजिलेंस सेल का गठन करना चाहिए जिसमें पुलिस अधिकारी और डॉक्टर शामिल हो। यह सेल विशेष रूप से आईसीयू और वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों को स्थिति की जांच करे ताकि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों के रेफर सेंटर बनाने पर भी चिंता जताई है। इधर मोर्चे ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अस्पताल अगर हम उनकी बात करें तो आप समझ सकते हैं हमेशा यही बात चल रही है अधिकांश अस्पतालों में प्रदेश भर के कि कई मरीज हैं आईसीयू वेंटिलेटर में मर जाते हैं लेकिन उन पे भी बिल बनाए जाते हैं कि वो मरीज जिंदा है। उनके परिजनों को बताया नहीं जाता क्योंकि वो बिल लगातार बन रहे। आयुष्मान योजना के तहत चाहे गोल्डन कार्ड के तहत जो इलाज करा रहे होते हैं उनको बताइए तो सरकारी पैसा इसको लूट लो जितना ज्यादा। वो आज अस्पताल हैवानियत की हदों को पार कर चुके हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। इंसानियत नाम की तो आज कोई चीज नहीं है। हमारा कहना है ये रोकथाम कैसे हो इस चीज की, इन पे अंकुश कैसा लगे और इस पे अंकुश जब लग सकता है कि जब सरकार एक विजिलेंस सेल का गठन करे जिसमें चिकित्सक हो और उसमें पुलिस के अधिकारी हो, इनकी संयुक्त एक टीम बने जो छापामारी करे। प्राइवेट अस्पताल अगर हम उनकी बात करें। चलिए रुक कर दे अगली खबर की ओर। अगली खबर अल्मोड़ा से है जहां अल्मोड़ा में 27 सूत्री मांगों को निदान को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ मुखर हो गया है। आज महासंघ से जुड़े अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति करने और ओपीएस बहाल करने, उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संसाधन की एकीकरण करने, वित्त अधिकारी बढ़ाए जाने, वहीं पदोन्नति की सीमा 40 से बढ़ाकर 50% करने समेत 27 सूत्री समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम में हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में हम 2 तारीख को हमने शाखा की बैठक में रही थी, उसके बाद हमने 10 तारीख को जनपद की बैठक में रही थी और हमने आज ये 18 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो 27 सूत्रीय मांग थी अभी विगत वर्ष जून में अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो 27 सूत्रीय मांग है वो हम 2 महीने के अंतर्गत सॉल्व करेंगे, उसमें जो जो डिसीजन होने हैं वो होंगे। परंतु आज 9-10 महीने हो चुके हैं, हमारी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारे जो सदस्य हैं पूरे आक्रोश में हैं और हम अब आंदोलन में आ गए हैं। हम अपनी मांगों को पूर्ण मनवा के ही वापस लौटेंगे। मंडल उपाध्यक्ष महिला वक्ता मेरे पास है। हमारे जो आपसे पहले वक्ताओं ने भी आपसे बात में बताया होगा कि हमारी 27 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और आगे हमारी जो ये धरना कार्यक्रम है इसके अगला चरण हमारे बैरागढ़ में सचिवालय पहुंचा और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हम लोग उन मांगों को मतलब मांगों के लिए बैठना पड़ेगा या हमारी मांगे पूर्ण हो जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार का मूल मंत्र जन जन की सरकार जन जन के द्वार आज बाजपुर की सरजमी पर चरितार्थ होते नजर आ रहा है। बता दें बाजपुर में आयोजित एक भव्य बहुउद्देश्य शिविर में प्रशासन खुद चलकर जनता के पास पहुंचा, जहां एक ही छत के नीचे सैकड़ों समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस शिविर में पूर्व दर्जा मंत्री राजेश कुमार की मौजूदगी ने जनता में नई ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने न केवल लोगों की
शिकायतों को सुना, बल्कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर समस्या का समाधान तय समय सीमा पर होना चाहिए। वहीं प्रशासन की संवेदनशीलता ने जनता को भरोसे को और मजबूत किया। इधर एसडीएम बाजपुर अमृता शर्मा की त्वरित कार्यशैली भी इस कैंप का केंद्र बिंदु रही। उनकी मुस्तैदी के कारण राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हुआ। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा जांच शिविरों ने आमजन को बड़ी राहत पहुंचाई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर ये बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, जिसमें 23 से अधिक विभाग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और आधार कार्ड का भी हमारे द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें 3 आधार कार्ड की मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। अभी तक जो शिकायतें प्राप्त हुई है वो 6 शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिनमें से 2 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया है तथा 4 शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को ट्रांसफर की गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो पटल हैं, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं विभागों के, उस पर भी लोग अपना जाके समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं तथा जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या सरकार ने योजना ये जो जन जन के द्वार जो चलाया है, क्या इससे जनता को कितना लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? कितना आपको लग रहा है जैसे कि अब इस टाइम दिखाई दे रहा है कि जनता जो है शायद या तो जनता की समस्या खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉल्स पे देखेंगे तो स्टॉल्स पे, सभी स्टॉल पे, अभी मैं जब हमने स्टॉल का निरीक्षण किया था, अभी कैंप शुरू हुए मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ है, लेकिन उसमें 17 लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग का लाभ ले चुके थे, 7-8 लोग। इसी तरह से हर जितनी भी स्टॉल्स है उस पे लोग जा रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं और जो अन्य विभागों से या जो थोड़ी दीर्घकालिक तरह की समस्या है वो हमारे पास मंच पर प्राप्त हो रही है, जो अभी तक हमारे पास 6 प्राप्त हुई है। न्याय पंचायत स्तर पर विकासखंड बाजपुर के कई कार्यक्रम आयोजित हुए हमारी न्याय पंचायतों में, और चूंकि एक नगर पालिका क्षेत्र भी है, बड़ा व्याप्त है, तो यहाँ पर एक आज फिर जन जन की सरकार आपके द्वार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि का जो मंत्र है पुष्कर सिंह धामी जी का, उसको लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय अमृता शर्मा जी की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में नगर वासियों ने यहाँ पर अपनी समस्याओं को रखा है, उनका समाधान भी हुआ है। आप देख रहे हैं उत्साह और विश्वास का जो ये वातावरण है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा भी मौसम बदला हुआ है, मगर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने द्वारा जैसे उनकी जीवन में जो परिवर्तन आया है आजीविका समूह से, वो सारी चीजें रखी हैं। और हमारी जो आशा वर्कर हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जिन लोगों को उन्होंने लाभ दिया है, वो सारी बहनें आई हैं। और यहाँ पर 23 विभाग जो हैं अपनी स्टॉल लगा के बैठे हैं। उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हमने सुनने का प्रयास किया है, उनके समाधान का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हर वर्ष ऐसे 2-3 आयोजन करती है और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनमानस के बीच में देती है, जिससे जो कहते हैं कि हम एक आम आदमी की सरकार देंगे, उसको, उस वादे को पूरा करने का काम किया है। रुक करते अगली खबर की ओर। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अपने अल्मोड़ा दौरे के दूसरे दिन अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल और राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने राजकीय संग्रहालय का दौरा किया। वहां रखे पुराने ताम्रपत्र, मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपियां देखी। उन्होंने कहा कि ये सभी चीजें हमारी संस्कृति और इतिहास की पहचान है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इधर आयुक्त ने खास तौर पर पुराने सिक्कों को देखा और कहा कि इन्हें सही तरीके से अलग अलग वर्ग में रखकर सुरक्षित किया जाए, ताकि शोध करने वालों और घूमने आने वाले लोगों को सही जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने पांडुलिपियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। आप देखिए, अल्मोड़ा आप जानते हैं कि कल्चर की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध, बहुत रिच है। और ये जो म्यूज़ियम है, इसमें बहुत से दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, मूर्तियां हैं। तो एक तो ये बिल्डिंग थोड़ा पुरानी है, जहाँ पे ठीक प्रकार से इसका डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, यहाँ पे जो रखे हुए हमारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनका। और दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ क्योंकि इनके प्रिजर्वेशन का और ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है, तो उससे भी ये पब्लिक के लिहाज से बहुत उपयोगी भी लग नहीं रहा है। तो एक तो इस बिल्डिंग को ही
डिसमेंटलिंग का प्रपोजल है, नए सिरे से बनाने का प्रपोजल है। दूसरा ये है कि मल्ला महल में जो म्यूजियम के लिए जगह रिजर्व की है उसमें भी इनको शिफ्ट करने पे विचार किया जा सकता है, ताकि पब्लिक इसे एक्सेस कर सके और जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, रिसर्चर्स जो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, वो इनको एक्सेस कर सके। थैंक यू सर। रुक करते अगली खबर की ओर। बाजपुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया। बता दें, इस अभियान में सुल्तानपुर पट्टी चौक प्रभारी दीपक कौशिक और दोराहा चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में के बाहरी राज्यों और दूसरे जिलों से आकर रह रहे किराएदारों की जांच की। पुलिस ने किराएदारों के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज ध्यान से चेक किए। जिन मकान मालिकों ने अभी तक अपनी किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया था, उन्हें तुरंत सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने साफ कहा कि बिना सत्यापन किराएदार रखना कानूनी अपराध है। वहीं सीओ विभव सैनी ने बताया कि इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे द्वारा जो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है वो ऐसी पॉकेट छांटी गई है जिसमें जो बाहर के व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर आकर निवास कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बाजपुर वाला क्षेत्र है, इसमें आप देख लीजिए, जो दोराहा वाला क्षेत्र हो गया, पट्टी वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाले क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से टच करते हैं और काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो बाहर के व्यक्ति यहाँ पर आके निवास करते हैं और काम आदि भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि व्यक्ति को जो जहाँ पर जिनकी दुकानों में ये लोग काम कर रहे हैं या कोई ऐसे मकान मालिक जिन्होंने इन्हें अपने घर किराए पे दे रखे हैं, उनके अगर सत्यापन नहीं कराए गए हैं तो इसमें पुलिस बहुत सख्ताई से कार्य कर रही है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई पाए जाएंगे जिनका सत्यापन नहीं हो रखा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरमत बाल विद्यालय अपने 50 साल पूरे करने जा रहा है। बता दें, इस खास मौके पर 21 और 22 फरवरी को विद्यालय परिसर में 2 दिन का भव्य स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस अवसर पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में संगत और अतिथि शामिल होंगे। बता दें, कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व छात्र शबद कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। वहीं साथ ही विद्यालय की 50 वर्ष की उपलब्धियों और यात्रा पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय सिख विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से पढ़कर निकले गए छात्र आज देश विदेश में गुरु साहिब की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। बता दें, खबर ऋषिकेश से है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बार गुरुद्वारा की ट्रस्ट के द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि गुरुमत बाल विद्यालय अपने 50 साल पूरे करने जा रहा है। इसी अवसर पर 21 और 22 फरवरी को विद्यालय परिसर में 2 दिन का भव्य स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत और अतिथि शामिल होंगे। वहीं वर्तमान और पूर्व छात्र कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही विद्यालय की 50 वर्ष की उपलब्धियों और यात्रा पर भी चर्चा होगी। यह विद्यालय सिख विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से पढ़ लिख कर निकले गए छात्र आज देश विदेश में गुरु साहिब की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां वन विभाग अल्मोड़ा ने जंगल की आग से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बता दें, यह अभ्यास
सिमतोला इको पार्क में किया गया है। इस ड्रिल में पुलिस विभाग, चिकित्सा टीम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी शामिल हुई है। जंगल में आग लगने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरा अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान दिखाया गया कि आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि घायलों को सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए और उन्हें तुरंत इलाज कैसे मिले। इधर टीम ने स्ट्रेचर के जरिए घायलों को ले जाने का भी अभ्यास किया। इस मौके पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरे अभ्यास पर नजर रखी। वन विभाग का कहना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल का मकसद आपदा के समय बेहतर तालमेल और तेजी से काम करना है, ताकि अगर सच में जंगल में आग लगे तो सभी विभाग मिलकर तुरंत कार्रवाई कर सके। बता दें, वन विभाग की टीम ने एक खास पहल की है, जहां वन विभाग की टीम की ओर से एक मॉक ड्रिल रखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जंगल में आग लगती है, उस आग को कैसे बुझाया जाए और साथ ही इस दौरान अगर कोई घायल होता है तो उन्हें कैसे बचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें, इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, चिकित्सा टीम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। जंगल में आग लगने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरा अभ्यास किया गया। वहीं इस दौरान यह दिखाया गया कि आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि घायलों को सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, इस दौरान कैसे तुरंत घायलों को इलाज मिले, जिसके चलते टीम ने स्ट्रेचर के जरिए घायलों को ले जाने का भी अभ्यास किया। क्योंकि अभी फायर सीजन हमारा स्टार्ट हो गया 15 फरवरी से, और इस बार जो मौसम है उसमें क्योंकि अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई जितनी संभावित थी, तो उसको देखते हुए हमें आशंका है कि इस बार फायर सीजन काफी जल्दी जाएगा। और उसी को देखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है, और इसमें वन विभाग सभी विभागों का सहयोग लेते हुए इसे करवा रहा है। इसमें बेसिकली हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और आपदा विभाग और अन्य विभाग जो है सभी मौके पर उपस्थित हैं। उनकी ब्रीफिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, और इसमें पूरी अभी जो है यहाँ पे एक पूरी तैयारी के साथ जो है इसको हम कर रहे हैं आगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमारा फायर सीजन आएगा इसमें किसी भी एक्टिविटी ये आपकी जो इंसिडेंट उससे हमें निपटने के लिए सभी विभागों का सहयोग कैसे लेना है, कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में उसको कंट्रोल करना है, इसकी यहाँ प्रैक्टिस की जा रही है। देखिए, जो फायर है एक हमारा नेचुरल डिजास्टर में काउंट किया जाता है। तो डिजास्टर में है कि हमें ये बहुत बड़ा क्लियर हो गया है कि जंगल का आग बुझाना केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, और यदि आग बृहद स्तर पर लग जाती है तो केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अन्य विभागों की सहयोग की जरूरत होती है। और सहयोग के टाइम चूंकि समय की बहुत अभाव होती है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन को अच्छा करने के लिए ही हम आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें हमारे अन्य जो सहयोगी विभाग हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, सबको एक साथ कैसे काम करें, उसी का हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कई जिलों के बाद अब राजधानी देहरादून में भी बम की धमकी मिली है। बता दें, जिला न्यायालय देहरादून को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इधर लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल टीम ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके की जांच की। हर कैमरे और आसपास के क्षेत्र को ध्यान से देखा गया। जांच के दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। हालात सामान्य होने के बाद कोर्ट का काम फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि बार बार मिल रही धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही लोगों से यह भी अपील किया गया है कि वे शांत रहें और किसी भी पर आपको शक हो तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें।
बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला न्यायालय देहरादून को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। साथ ही डिस्पोजल टीम ने भी पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके की जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और साथ ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इस दौरान जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आसपास जांच की गई तो इस पर कुछ सामने नहीं आया, जिसके बाद अब पुलिस सतर्क रहने की अपील कर रही है। आज जिलाजज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल प्राप्त हुआ जिसमें कि जिलाजज परिषद को काम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमारे द्वारा तत्काल उसमें जो है रेस्क्यू वगैरह काम किया गया। हाँ, सबसे पहले तो बिल्डिंग को खाली करवाया गया और कॉशन टेप वगैरह कॉर्डन करके सबको जो है ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया गया था। इसके अलावा फिर हमारी जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और बुलेट प्रूफ पहने हुए हमारे जवान जो असले के साथ उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले ली। जो बेसमेंट है, बेसमेंट से लेके ऊपर तक सभी रूम्स को चेक कर लिया गया, चेंबर्स को चेक कर लिया गया, वॉशरूम वगैरह को चेक कर लिया गया, छत को भी चेक कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली नहीं है। तो इसमें भी आगे जो भी और इंफॉर्मेशन लोगों को प्राप्त होगी उस पर हम लोग आगे को ट्रैक करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ कि जिला जज महोदय को एक मेल आया जिससे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो फिर तत्काल जो है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, सबको जानकारी दे दी गई थी। हम लोगों को भी बता दिया गया था। तो यहाँ पे सारे पुलिस के अधिकारी भी सब लोग मौजूद हैं। पूरा न्यायालय परिसर खाली कराया जा चुका है। तो कई बार हो क्या रहा है कि हर जगह चल रही है, कभी उत्तरकाशी, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी इस तरह की। तो एक कहावत बताऊंगा कि भेड़िया आया, कभी कहानी सुनी होगी। तो होता क्या था कि वो चिल्लाता था भेड़िया आया, लोग जाते थे, नहीं आता था। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून के साथ साथ हरिद्वार के जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि यह धमकी जिला न्यायालय के प्रशासनिक दफ्तर में फैक्स और ईमेल के जरिए भेजी गई है। मिली जानकारी के अनुसार संदेश में तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू ना करने की मांग की गई है। इसी बात को लेकर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह जिला न्यायालय रोशनबाद में स्थित है, जो शिडकुल थाना क्षेत्र में आता है। धमकी की खबर मिलते ही इलाके में हलचल मच गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है, जिसके बावजूद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी क्षेत्र के बहादुरपुर जटगांव में सुबह विजिलेंस टीम पर हमला हुआ। बता दें कि टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की, कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। इसी दौरान टीम पर हमला किए जाने की सूचना मिली। इस घटना में विजिलेंस टीम को हल्का नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर विभाग अधिकारियों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। नैनीताल जिले के दौन परिवेश क्षेत्र स्टेट हाईवे 71 की खराब हालत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे सफर करना मुश्किल हो गया है। सड़क की खराब हालत से परेशान ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और महिलाओं ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग रामनगर का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर सड़क सुधार का काम शुरू नहीं हुआ तो वे रामनगर स्थित लोक निर्माण विभाग के दफ्तर का घेराव करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सड़क को 5 साल पहले राजमार्ग घोषित किया गया था, जिसके बाद कई बार सुधार की घोषणा की थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ।
हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये नेशनल हाईवे 71 है, भंडार पानी ओखलडुंगा बेताल घाट बिल्लेख वाला मार्ग है। इस मार्ग में पिछले 4 साल पहले स्टेट हाईवे का दर्जा इसको दिया गया था और यह मार्ग जो है कैंची को जोड़ने वाला सबसे नजदीकी क्षेत्र कॉर्बेट रामनगर से है और इसमें लगभग 50 गांव पड़ते हैं। 50 गांव के लोग इसी से आना जाना अपना करते हैं। हमारे 2 विकास खंड को जोड़ने वाली जो राज्य मार्ग है हमारा रामनगर से लेकर के बेताल घाट से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक जो मार्ग जाता है ये दयनीय स्थिति में है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, इसका दानीकरण नहीं हुआ है, जबकि इस मार्ग को बने हुए हमारे कई वर्ष हो चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।